नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ममता के राज में ये क्या हुआ है और इसको लेकर क्या विवाद चल रहा है। तरह तरह की चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। गवर्नर साहब कुछ कह रहे हैं, ममता बनर्जी की तरफ से कुछ और बयान आ रहा है। नेता लोग कूद पड़े हैं इस हत्याकांड में। सबको लग रहा है कि कितना हो सके उतना कैश करा लो, लाशों पे वोट बना लो। लेकिन दरअसल ये कहानी क्या है, ये हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इस कहानी को जानेंगे नहीं, तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन कहानी सुनने से पहले भी कोई नतीजा मत निकालिएगा। मैं किसी का बचाव करने भी नहीं जा रहा हूं और किसी को फंसाने भी नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि जब जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो हमको किस तरह से उनको एनालाइज़ करना चाहिए। एक दो पुराने मामलों से भी तुलना करूंगा। और मेरे इस पोस्ट का मकसद किसी भी नेता का भला या बुरा बोलना नहीं है। मेरी पोस्ट का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब इस तरह की खबरें आती हैं और माहौल बनाया जाता है तो उन माहौल में अपना दिमाग कैसे इस्तेमाल करें। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। खबर है कि बंगाल के इस इलाके में, बीरभूम इलाके में, कुछ लोगों को घरों में बंद करके आग लगा दी गई। या इसका दूसरा वर्जन है कि कुछ लोग घर के अंदर बंद थे और बाहर से आग लगा दी गई। और इस घटना में पुलिस के मुताबिक 7 लोग मारे गए, एक व्यक्ति अस्पताल में मौत हो गई। कुल 10 लोग इसके शिकार हुए थे। और दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं उनका आरोप है कि इस मामले में 10 लोग मारे गए हैं। घटना कैसे हुई, इस घटना को बहुत ज़्यादा राजनीतिक नज़रिए से देखा जा रहा है। लेकिन ये मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं है, इससे कुछ ज़्यादा है, जिसको आप आगे समझेंगे। भादु शेख जो आदमी था, जिसके लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने घर जलाए, वो एक TMC का लोकल लीडर था। और भादु शेख एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था, तभी किसी व्यक्ति ने भादु शेख के ऊपर एक हथगोला फेंका या बम फेंका, जिससे भादु शेख की मौत हो गई। इस घटना के बाद में कुछ लोग, जो निश्चित ही ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भादु शेख के नज़दीक रहे होंगे, इन्होंने ये जो दूसरी पार्टी है इसके घरों को घेर लिया और वहाँ जाकर आगजनी की। और उस आगजनी में कई लोगों ने शायद दरवाज़ा बंद कर लिया, या इन लोगों ने, वो इनके डर से बाहर नहीं निकले और इन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद करके उन घरों में आग लगा दी। ये घटनाक्रम था। और इस घटनाक्रम के बाद पुलिस का कहना ये है कि ये मामला आपसी रंजिश का है, पुरानी अदावत है दोनों के बीच में, और जिसमें ये हत्याकांड यहाँ तक नौबत आई। दोनों ही लोग एक ही कम्युनिटी के हैं, भादु शेख भी और दूसरा व्यक्ति भी। और वो दोनों ही अवैध रेत के खनन में शामिल रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कहानी क्या है, राजनीतिक नहीं है। और वो दोनों रेत के उत्खनन में शामिल रहे हैं, दोनों पार्टनर रहे हैं और अवैध उत्खनन से कमाई किया करते थे। और भादु शेख के भाई की कुछ साल पहले अपोजिशन वाली पार्टी ने हत्या कर दी थी। और अब जब ये हत्याकांड हो गया है तो भादु शेख के निकट संबंधी, रिश्तेदार, उनके भांजे भांजे सब लोग पलायन करके जा रहे हैं, गांव छोड़ के भाग रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अब सामने वाली पार्टी जब अटैक करेगी तो हमारी जान को खतरा है। और उसके भांजे ने स्थानीय मीडिया को बयान दिया है कि साहब, मैं भादु शेख के जो भाई हैं, यानी इसके मामा दूसरे वाले, उनकी हत्या के मामले में गवाह था, इसलिए मेरी जान को खतरा है, मुझे भागना पड़ रहा है। कहानी कुल मिला के ये बन रही है कि 2 लोग हैं, दोनों लोग ही अवैध उत्खनन के काम में लगे हुए हैं, दोनों लोग एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं और दोनों लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। क्योंकि एक दूसरे के लोगों की हत्या करते रहना और दूसरों को मारते रहना। अब आते हैं राजनीति पे। दिल्ली में जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि ये मामला जो है पश्चिम बंगाल के में लोकतंत्र के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, उसका मामला है।
और असामाजिक तत्व हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि लोग घरों में जाते हैं, उन्हें बाहर से बंद करके असामाजिक तत्व आग लगा देते हैं। बंगाल की स्थिति बहुत ख़राब है। जो राज्य के बीजेपी अध्यक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बंगाल में बहुत गंभीर है और वहाँ पर किसी भी तरह से हस्तक्षेप करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इसी तरह से अलग अलग तरह के लोग बयान दे रहे हैं और ममता बनर्जी को निशाने पर ले रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार इस मामले पर ममता बनर्जी का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि ममता बनर्जी जो हैं उनके ऊपर अनावश्यक हमले हो रहे हैं, ये क्रिमिनल वारदात है, आपस की लोगों की रंजिश के कारण हुआ है, वगैरह वगैरह। अब आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं और एक और पुराना मामला है जो हमारे सामने है, जिस पर सबसे ज़्यादा बातचीत हुई है, वो लखीमपुर खीरी का मामला है। लखीमपुर खीरी में जो किसान जाते हैं उन किसानों को बाकायदा एक गाड़ी होती है, ये जो SUV, वो कुचल देती है, उसमें किसान मारे जाते हैं। इस घटनाक्रम पे आज बीजेपी यहाँ अटैक कर रही है, वहाँ ममता बनर्जी बीजेपी पर अटैक कर रही थी जिनके राज्य का ये हाल है। और ममता बनर्जी कह रही थी कि यहाँ पे तो जो है वो जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, जो अब लोग ममता बनर्जी के लिए कह रहे हैं। उस वक़्त पूरा विपक्ष उसके ऊपर विरोध पे उतारू था। प्रियंका गांधी को जाने नहीं दिया जा रहा था, उनको घटनास्थल तक नहीं जाने दिया जा रहा था। यहाँ पे बीजेपी अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रही है कि हम मौके का मुआयना करेंगे और चेक करेंगे कि घटनाक्रम क्या हुआ था। बीजेपी के कुछ नेता जाएंगे और वहाँ पे जब विपक्ष के नेता जा रहे थे तो उनको जाने नहीं दिया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। प्रियंका गांधी का फ़ोटो वायरल हुआ था, आपको याद होगा, इसमें झाड़ू लगा रही थी जिस जगह उनको हिरासत में लेकर रखा गया था। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि जब ये सारी घटनाक्रम होते हैं तो हमको इनको कैसे देखना चाहिए, क्योंकि अब स्थिति ये हो गई है कि आप भाजपा की तरफ हैं तो आप पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसको उठाएंगे, उसमें तमाम बातें करेंगे, दुनिया भर की इधर उधर की बातें करेंगे। और अगर आप भाजपा के विरोधी हैं तो आप पश्चिम बंगाल के टाइम पे ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे और जब लखीमपुर खीरी होगा तो आप जमकर उस पर कैंपेन करेंगे, आप व्हाट्सएप पे शामिल करेंगे। आप आदमी हैं, आप अंपायर हैं, आपको ये दोनों देखना है कि दोनों ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसकी जगह आप पार्टी बन जा रहे हैं, आप फैन बन जा रहे हैं। अब बड़ा मसला ये है कि जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो आपको कैसे देखना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि ये घटनाएं सीधे सीधे हमको ये दिखाती हैं कि हमारी राजनीति कितनी करप्ट हो गई है। एक आदमी अगर वो अवैध उत्खनन के काम में जुटा हुआ है तो उसको तो जेल में होना चाहिए था। जो रेत का उत्खनन करता है वो किसी पार्टी का नेता बना हुआ बैठा है, उसको जेल में होना चाहिए था। वो जेल में ना होके दूसरों की हत्याएं कर रहा है, दूसरे उसकी हत्याएं कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे अपराधियों को पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने पास रख लिया है। ममता बनर्जी ने भी उसमें रख लिया है और उसी तरह से पार्टी ने रख लिया है कि जो साहब हैं जिनके बेटे के ऊपर आरोप लगा है उनका अपना रिकॉर्ड भी सब जानते हैं। तो इस पूरी बेनी साहब, उनको स्टेट होम मिनिस्टर बनाया हुआ है। तो इन पूरी की पूरी सारी की सारी चीज़ों के बीच में अब आप जो आम आदमी हैं ये सोचिए कि अगर आपको लगता है मैं बहुत भला आदमी हूँ, कई लोग लिखते हुए हैं आपको तो ये बन जाना चाहिए, वो बन जाना चाहिए। मैं नगर पालिका का चुनाव भी लड़ सकता हूँ, क्या मैं जीत सकता हूँ? मैं नहीं जीत सकता। आप पसंद करते हैं उसके बावजूद मैं नहीं जीत सकता। क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि आज की राजनीति जहाँ चली गई है वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ धतकर्म ही एकमात्र ऐसा टूल है जिससे कि आप चुनाव जीत सकते हैं, जिससे कि आप कुछ कर सकते हैं, जिससे कि आप संसद में जा सकते हैं। अब अगर राजनीति के अपराधीकरण की आप बात करें कि किस तरह से अपराधी राजनीति में भर गए हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट याद दिला देना चाहूँगा जिसमें कहा गया कि लोगों को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, ये मसला नहीं है। राजनीतिक दलों के अंदर अपराधीकरण को रोकने की ज़रूरत है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप में अपराधी गैंग बनती जा रही हैं। कोई भला भोला आदमी कैसे चुनाव जीतेगा जब इसे एक से एक शातिर गुंडे अपराधी और तेज़ दिमाग वाले लोग जब राजनीति पे हावी हो जाएंगे तो एक शरीफ आदमी अगर कोई कहीं से लड़ भी रहा होगा तो वो हाशिए पर चला जाएगा, साइड लाइन हो जाएगा। मैं आपको मामले बताता हूँ। 2004 में 24% लोग सांसद, ये भादू शेख तो बहुत नीचे के लेवल का आदमी था, 24% सांसद अपराधी थे। 2009 में ये संख्या 30% हो गई,
2014 में 34% सांसद आपराधिक बैकग्राउंड के थे और 2019 आते आते 43% सांसद ऐसे हैं जो आपराधिक बैकग्राउंड के हैं। देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा सरेआम ऑन कैमरा लोगों के ऊपर कार चढ़ा देता है और ठीक चुनाव के मौके पर उसको जमानत मिल जाती है। ये स्थितियां इस देश में चल रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने किसी खास तरह की कोई डिस्क्वालिफिकेशन की गाइडलाइन नहीं दी है, कोई ऐसा कानून नहीं है, लेकिन 1951 का एक कानून बना हुआ है और उस वक़्त जब ये कानून बना होगा तो उस वक़्त नीयत ये रही होगी कि देश में थानेदार राज पैदा ना हो जाए। जब इस देश में सरकार और प्रशासन बुलडोज़र लेके घूमते हों और बगैर दोष सिद्ध हुए ही किसी का मकान तक गिरा देते हों, जिसमें लोगों को पकड़ के पुलिस रास्ते पर पकड़ती है और उनके ऊपर इनाम घोषित करके और उनकी टांग में गोली मार के एनकाउंटर घोषित कर देती है, कई लोगों की जान ले लेती है, इस तरह के मामले आए हैं। उस देश में कोई भी थानेदार इस देश का राजा बन जाएगा। एक आदमी है, सांसद है, वो उसके ऊपर मुकदमा बनाएगा और या फिर उसका पॉलिटिकल आका एक मुकदमा बनवाएगा और उस आदमी को अरेस्ट करेगा। अरेस्ट करने के बाद में उसके ऊपर आपराधिक केस हो जाएगा और उसको चुनाव लड़ने से रोक दोगे। तो इसके चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए 1951 में एक कानून बना था जिसमें कहा था कि अगर कोई आदमी चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई किया जाता है, मतलब उसको चुनाव लड़ने से रोका जाता है, तो उसके लिए कुछ शर्तें थीं और जब तक आपके ऊपर जुर्म सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता आपराधिक मामलों में। वैसे तो बहुत सारे कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन वो आपराधिक मामलों से जुड़े हुए नहीं हैं, उसमें करप्शन वगैरह के प्रावधान हैं। अब अगर कोई भी आदमी सरकार में बैठा हुआ है, जैसे कि देश का गृह राज्य मंत्री, लखीमपुर खीरी के मामले को देख लें, पूरे मुल्क की पुलिस उसके अंडर में आती है, उस आदमी के खिलाफ दोष सिद्ध कब होगा कि नहीं होगा, अगर उस पर कोई आरोप है तो, और वो किसी भी हालत में वो आदमी सुरक्षित रहेगा। और जब वो आदमी सुरक्षित रहेगा तो आप भूल जाइए कि देश में अपराधियों की संख्या राजनीति में कम होगी। राजनीति में अपराधी पावर के नज़दीक आते हैं। जब संजय गांधी बहुत पावरफुल था तो उसके आसपास बहुत सारे गुंडे इकट्ठे हो गए थे, बहुत सारे अपराधी तत्व हो गए थे और कांग्रेस की पहचान एक गुंडा पार्टी की बन गई थी, क्योंकि उसके आसपास देश भर के अपराधी पहुंच गए थे। क्योंकि संजय गांधी के नज़दीकी होने का मतलब है कि आप पावरफुल में, पुलिस आप पे हाथ नहीं डाल पाएगी और अपराध करने के बावजूद आप सुरक्षित रहेंगे। और जब सरकार बदलती जाती है, जिसके पास पावर जाती है उसके साथ में सारे के सारे अपराधी इकट्ठे हो जाते हैं। और आज का सिनेरियो आप देख रहे होंगे, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब आप शुचिता की बात करते हो, चाल चरित्र चेहरे की राजनीति की बात करते हो और दूसरी पार्टी की तरफ से अपराधी आपकी राजनीति में आपके साथ शामिल होने आ रहे होते हैं, तो केवल आप एक क्राइटेरिया देखते हो, विनेबिलिटी का क्राइटेरिया, चुनाव जीत सकता है या नहीं जीत सकता किसी भी गंदे और सही तरीके से। और जैसे ही आप देखते हो चुनाव जीत सकता है तो आजा मेरी पार्टी में, आजा मेरी पार्टी में। और इस तरह से ये गंदे लोगों का, घटिया लोगों का गैंग हो गया है पूरी की पूरी राजनीति। और राजनीतिक पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टीज जब टिकट बांटती हैं तो उनका एक ही क्राइटेरिया होता है और उसमें वो कहती हैं विनेबिलिटी। विनेबिलिटी का मतलब क्या है? जो जीत सके, जिसके पास लठ हो, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास बांटने को शराब हो। तो जब ये होगा तो धीरे धीरे करके हमारे देश का नेतृत्व कैसा होगा? हमारे देश का नेतृत्व होगा अपराधी टाइप का, जो खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब वो सत्ता में आएगा तो सत्ता की जो ताकत मिलेगी, संसाधन मिलेंगे, पुलिस मिलेगी, सीबीआई मिलेगी, ईडी मिलेगी, उसका वो दुरुपयोग करेगा अपने आपराधिक एजेंडे के लिए, क्योंकि वो तो आपराधिक बैकग्राउंड का आदमी है, उसका तो सेवा करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो लगातार हमारे लोकतंत्र में हो रही हैं, उसमें आपको जो सोचने की बात है वो ये है। और अब जब ये सब कांड होता है, ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव जीत जाती है तो हम कहने लगते हैं ये मोदी का विकल्प बनेंगी, वो मोदी का विकल्प बनेंगे। जब वहाँ पे केजरीवाल चुनाव जीत रहा है तो आजकल लोग उसको बोलने लगे हैं ये मोदी का विकल्प बनेगा, ये मोदी का विकल्प बनेगा। एक सोचने की बात ये है भैया कि क्या ये सब के सब इस लायक हैं कि ये एक दूसरे के विकल्प बन सकें? एक से एक बढ़कर अपराधियों, करप्ट लोगों का गठबंधन हो गई हैं राजनीतिक पार्टियाँ, और इस गैंग के लिए हम लड़ते हैं, हम भिड़ते हैं। क्यों ना हम ये तय करें बहुत माइन्यूटली
कि हम प्रचार, ढोल, शोर शराबा छोड़कर वोट नहीं देंगे। हम ये देखेंगे कि कौन आदमी सचमुच काबिल है। तो हो सकता है आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में बहुत सारे भादू शेख इससे बाहर हो जाएं, और यही हमारा मकसद होना चाहिए। मेरे वीडियो का मकसद सिर्फ ये बताना है कि जब ऐसी घटना हो तो ममता का मामला है तो आप बीजेपी की तरफ से ना टूट पड़ें, और बीजेपी का मामला है तो आप ममता की तरफ से ना टूट पड़ें, बल्कि दोनों मामलों में ये मान के चलें और दिमाग में रख लें कि देखिए क्रिमिनल सारे के सारे इकट्ठे हो गए और राजनीति चला रहे हैं। देश की राजनीति की स्वच्छता के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के अपराधी लोगों को हम वोट ना दें। नमस्कार, जय हिंद।